tell the findings in this ECG. There may be a scenario, there can also be a scenario in the real exam. A patient having history of COPD and stroke came to you, ठीक है, review ECG for review of his ECG. चलें जी, ऊपर नॉर्मल हार्ट रिदम है तो कोई बात नहीं, अगर कवर भी हो रहा है इसमें। खैर सिनेरियो आपने देख ही लिया है, ठीक है। Sir, तो sir, in this, sir, अब in this ECG, आप रियल एग्जाम में, अब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि टेल द फाइंडिंग्स। sir, in this ECG, there is sort of appearance, um, which is seen in atrial fibrillation. हाँ हाँ, रट्टे पे नहीं जाना। रट्टे पे आप गए हैं तो आपने सॉ टूथ बोला है। सर किताबों में sort of पढ़ा हुआ था इसलिए वो हाँ तो सॉ टूथ इसका है ना, फ्लटर का है। अच्छा, फ्लटर का है ये, इसमें फिर यही वो तो होगा। बता रहा हूँ, यही तो हाँ, बता रहा हूँ, इसीलिए आपसे बुलवा रहा होता हूँ। आप समझ आइए कि मेरा जो ये स्टाइल है ये इसीलिए, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन्स बच्चों की इधर दूर हो रही होती हैं। अच्छा जी, चलें आप अपनी अब बात कंप्लीट करें। हम्म, नहीं हो पा रहा। देखें, आपको पहले दिन बताया था कि आप देखें कि दो आर्स के बीच कितने बिग बॉक्सेस हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिदम रेगुलर है या नहीं है। आपने वो जो कल असूल बताए थे ना ईसीजी पढ़ने के, वो नहीं भूलने, ठीक है। डोंट फॉरगेट देम। समय ये एक, समय सर। मैं आपसे पूछता हूँ अगली, आपको मैं देता हूँ। ये देखें, इसमें दो हैं पहले बॉक्स में। अब देखते हैं एक बिग बॉक्स, दूसरा, तीसरा 3.5, ठीक है। अगला देखते हैं, आधा, एक, दो, तीन, ये 3.5 का फिर, और ये फिर दो का, ठीक है। और ये चार का है तकरीबन, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो जब आपने देख लिया, अब आपने इस तरह चेक करना है कि दो आर्स के बीच में बिग बॉक्सेस कितने हैं। और अगर आपको लगता है कि बिग बॉक्सेस जो है वो रेगुलर नहीं है, रिदम रेगुलर नहीं है, तो देन आप क्या करेंगे, देन यू विल गो फॉर, अब इस ईसीजी में, इस तरह की ईसीजी में रेट कैलकुलेशन किस मेथड से होगी, 6 सेकंड वाला, वो 30 बॉक्सेस वाला, ठीक है। ठीक है ना, उसमें कितनी आरवेव्स, इस 30 बिग बॉक्सेस के बीच में आपको कितनी आरवेव्स मिलती हैं, वो आप कैलकुलेट करोगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिनट का आपको रेट मिल जाएगा, ठीक है। जी सर, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया तरीका। कल जो रेट वाली हम बात कर रहे थे, चले आज एक ईसीजी ऐसी आ गई जिसमें वो और ज्यादा इलेबोरेट करने का मुझे इधर चांस मिल गया ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन वालों को समझाना थोड़ा सा जरा उसमें और चीजें एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए होते हैं। फिजिकल में जरा आसान होता है, क्योंकि जहरी बात है वहां तो हर चीज सामने पड़ी होती है, कहीं से भी दिखा सकते हैं। अच्छा, अब देखें दूसरा, दो करेक्टरिस्टिक्स हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के, एब्सेंट पी वेव्स और इरेगुलर, 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 इरेगुलर रेगुलरली, पल्स, इरेगुलरली इरेगुलर। इरेगुलरली इरेगुलर पल्स। मतलब इरेगुलर तो है ही, कभी दो के बाद आ रहा है, कभी चार के बाद आ रहा है, कभी 3.5 के बाद आ रहा है, कभी ये देखो ये दोनों 3.5 के थे ना, हमने अभी गिने तकरीबन, जी ठीक है। फिर ये दो का आ गया, फिर ये चार का आ गया था बीच में, ये भी तकरीबन चार का है। तो इरेगुलरली इरेगुलर है, कोई पता नहीं है कि कितने बॉक्सेस के बाद अगली वेव आ जाएगी, ठीक है। रेगुलरली इरेगुलर ये होता है कि हमें पता हो कि दो बॉक्सेस, दो के गुजरेंगे, फिर तीन के गुजरेंगे मिसाल के तौर पे,
फिर 4 के गुजरेंगे, तो हमें पता हो कि यार क्लियर है, रेगुलरली इरेगुलर है। हमें पता है रेगुलर इंटरवल पे या कुछ बीट्स नॉर्मल आएंगी और उसके बाद कुछ बीट्स खराब आ रही हैं, डिफरेंट पे। बट दिस इज इरेगुलरली इरेगुलर। ठीक है। अच्छा, अब वेव्स जो आपको ये नजर आ रही हैं, दिस इज, ये वाली, ये वो क्या कहते हैं, फिब्रिलेटरी एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी किस्म की वो होती है ना, झटके से, वो जो जल्जले के भी होते हैं। ठीक है। तो ये फिब्रिलेटरी वेव्स हैं। These are not real P waves. Real P waves are absent, but these are fibrillatory waves. अगर मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछ ही लेता है कि व्हाट आर दी, के अच्छा चले आप कह रहे हैं जी कि पी वेव्स एब्सेंट है, तो ये क्या नजर आ रहा है फिर? तो यू विल से दीज आर फिब्रिलेटरी वेव्स, दीज आर नॉट नॉर्मल पी वेव्स। ठीक है। अच्छा जी। कॉजेज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन आप बताएं, आप डॉक्टर साइमन। Sir, valvular heart diseases, coronary heart diseases, and hyperthyroidism, and cor pulmonale, ओके। that is COPD, ओके, आप बिल्कुल and ठीक है, अच्छी कॉजेज हैं। सीओपीडी का आपने लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि एक तो सीओपीडी में एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल एरिथमियास yes, कॉमन है, और उसमें से मोस्ट कॉमन इज दी एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है। yes. अच्छा जी। तो एक तो कॉजेज हो गए। नाउ हाउ विल यू ट्रीट दिस केस? So we will say it's stable. First, we will say stable or unstable. ठीक है। If unstable, that is unconscious and systolic blood pressure less than 90, we will go with direct cardioversion. That is a synchronized shock. ठीक है, जब आपका, And if यस, जब भी आपने yes, देखा if patient अनस्टेबिलिटी है तो आप कार्डियोवर्जन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अब्दुल yes, रहमान। if, if unstable, sir, then we will go for rhythm and rate. At the age less than 70, or the patient come within 48 hours, then we will check rhythm first. And if more than 70 or more than 48 hours, then we will go first for uh, control, to control rate. ओके। अच्छा, इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी स्टिक टू द बेसिक्स। अगर आप रेट कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास Yes, ऑप्शंस क्या क्या हैं? बीटा ब्लॉकर्स, beta मीटोप्रोलोल blocker. वगैरह। ठीक है। Yes, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सीसीबीज। yes. ठीक है। एंटी एरिथमिक्स में आप क्या दे सकते हैं? Uh, Amiodarone, हाँ, और एट्रियल फिब्रिलेशन विद हार्ट फेलियर हो तो क्या देंगे? then digoxin. क्या? Digoxin, डाइजॉक्सिन देंगे। और जब भी अनस्टेबल कोई भी एरिथमिया, ज्यादातर सारे ऐसे ही हैं, अनस्टेबल है तो वो आपने उसको कार्डियोवर्जन की तरफ करना है। और cardiovascular. इसमें एक ऑप्शन और है कि आप फोकस जहां से फिब्रिले ये एक्टिविटी जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उसकी एब्लेशन कर दें, खत्म कर दें उसको। Yes, catheter ablation. ठीक है। बस ये आपने इस तरह याद रखना है ताकि आपको कुछ चीजें पता हो बस। ठीक है। देन कम्स द, So you catheter ablation for both atrial and ventricle for every kind of fibrillation. क्या मतलब? देखो, वेंट्रिकुलर Uh, फिब्रिलेशन तो नहीं हम डिस्कस कर रहे, हम एट्रियल फिब्रिलेशन no, कर sir, रहे हैं। means for वो for आगे all चल के आएगा, fibrillation वो over आगे आएगा। right. अच्छा जी, फ्लटर। अब फ्लटर में आपने एक बात याद रखनी है कि जो पी वेव्स होती हैं ना, दे आर दी फ्लटर वेव्स मेनली, एंड दे ब्रिंग देयर सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस, बट द रेट इज, रिदम Okay. है, इट इज रेगुलर यूजली। Regular. ठीक है, यूजली इट Yes. इज रेगुलर।
देर आर चांसेस दैट इट कैन बी इरेगुलर बट यूजली इट इज रेगुलर। ठीक है, तो वही मेथड है कि आप Yes. ईसीजी को पहले देखेंगे, रिदम देखेंगे, रेट देखेंगे, चीजें देखेंगे उसकी। Yes. पी वेव आ रही है, टी Yes. आ रही है, पी क्यू आर एस टी, जो आपस पी, पी का फिर क्यू आर एस का फिर टी का, और इस तरह। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट है, ये जो फ्लटर वेव्स हैं, एफ वेव्स, ये इसकी ना एक फिक्स रेशो होती है क्यू आर एस के साथ। अब ये हमारे पास जो Yes. ईसीजी है, इट इज 2:1। दो फ्लटर वेव्स देन क्यू आर Two एस, one. दो फ्लटर वेव्स देन क्यू आर एस, दो फ्लटर वेव्स देन क्यू आर एस। ठीक है, तो ये भी आपने पॉइंट आउट करना है, क्योंकि इसमें ये होता है यूजली 2:1, 3:1 होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ये बताना होगा कि रेशो क्या आ रही है। दीज आर द फाइंडिंग्स ना, आपको फाइंडिंग्स पूछेगा डेफिनेटली यस। कि क्या है इस ईसीजी में, तो आप फाइंडिंग्स बताएंगे। की जो बनती है वो इसी तरह बनती है कि अराउंड 2 मार्क्स होते हैं फाइंडिंग्स के, 2 मार्क्स फॉर द डायग्नोजिंग दिस कंडीशन। के फाइंडिंग्स आपने बता दी, अब आप यस। बताएंगे एट्रियल फिब्रिलेशन है तो दिस इज डायग्नोसिस। तो 2 नंबर इसके होते हैं, फिर कुछ रिस्क फैक्टर्स, कुछ ट्रीटमेंट, इसके मिला के लिए ओवरऑल 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ईसीजी के ना मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं, मैं इसलिए ज़्यादा आप लोगों से ये करवा रहा हूँ। ईसीजी के मैथमेटिकल मार्क्स है, 10 आउट ऑफ 10 भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, यस। तो ये एक अच्छा, दूसरा, आज मैंने जैसे अपने फिजिकल वालों की क्लास को भी बताया था एक्सरेज कराते हुए, अब ये एक्सरेज भी हम शुरू करेंगे कि आपने ना ये सिर्फ मेरी दी हुई ईसीजी पे नहीं रहना, मिसाल देना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको डिफरेंट तरीके से आएगी ना, चीज यही होगी, लेकिन तस्वीर जब चेंज हो जाएगी आप उधर ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो यस सर, आपने वही। क्या करना है, 8 to 10 ईसीजीज खुद भी देखनी है हर चीज की। देखिए मेहनत है, 6 माह आप बहुत अच्छे लगा के आए हैं, अपने थ्योरी करके आए हैं, NRE 1 दे के आए हैं। अब ये 20 से 25 दिन आखिरी जो है ना, इनको भी बस बना लें अपना, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सारे क्लियर हों। ठीक है, तो कोई बात हाँ। नहीं, थोड़ी मेहनत हाँ। जरा ज्यादा है, बट करें। तो हर चीज की 4-4 5-5 ईसीजीज देखें, हर चीज की। एट्रियल फिब्रिलेशन की 4-5 निकालें, पहले उसको खुद देखें, नहीं होता कुलीग्स से बात करें, कुलीग्स को दिखाएं, आपस में डिस्कस करें, नहीं होता चैट जीपीटी की पेड सब्सक्रिप्शन ले लें, उस पे डालें कि इसके क्या अंदर क्या फाइंडिंग्स हैं। लेकिन पहले खुद करने के बाद, पहले खुद करेंगे फिर वो आपको बताएगा, तो फिर आपको ज्यादा आसानी से पता लग जाएगा कि अच्छा हाँ, मैं तो ये फाइंडिंग भी बोल सकती थी, मैं तो ये भी बोल सकता था। ठीक है, इसका यस। फायदा क्या यस। है, ये रिपीटेड एक्सरसाइजेज है, मतलब मेरे लेवल पे भी आपके अपने लेवल पे भी, दो जगह पे हम मेहनत कर रहे होंगे, ताकि अल्लाह ताला मेहनत में ज्यादा बरकतें भी डाले और फौरन पास भी हों आप लोग। ठीक है, हाँ। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये जो इधर भी बैठ के आपको करा रहा हूँ, प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ। घर पे भी आपने ये प्रैक्टिस खुद करनी है। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए ये है। फिजिकल वाले तो चले, ये है यस। ना कि वो अगर कोई एक्सरसाइज करते भी हैं तो वो अगले दिन मेरे से आके पूछ सकते हैं कि सर हमने ये किया था, क्या हमने ठीक किया है। लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली ये चैट जीपीटी वाली बात मैंने की है। ठीक है, ठीक है जी, अंडरस्टैंड। यस। ओके गुड, मेहनत करनी है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह के हवाले है। ओके, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब एट्रियल फिब्रिलेशन के पैरेलल अगर इसको रखें ना, तो इसके अंदर भी पी वेव्स एब्सेंट हैं, बट इसका रिदम रेगुलर है। ठीक है, दो फाइंडिंग्स तो सीधी सीधे देखें आपको मिल गई हैं। फवाद, Yes, sir. हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? Sir, if the patient is unstable, we will do DC cardiovarian, and if he is stable, then we will go for the adenosine 6 mg. ओके, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। ठीक है,
यही नहीं पढ़ा था? Yes. सबसे पहले कैरोटिड मसाज से शुरू करना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन से मुराद है, फर्स्ट ऑप्शन क्या आपने यूज करनी है, कैरोटिड मसाज। अगर उस पे आपका कंट्रोल नहीं होता और पेशेंट स्टेबल है, तो देन यू विल गो फॉर द एडिनोसिन, ठीक है। Okay, sir. आपके लेवल पे सिर्फ इतना भी पता होना कि कितनी डोजेस देनी है, तो ये भी बहुत है। एडिनोसिन की कितनी डोजेस देते हैं? 6 ml. 3 डोजेस टोटल। मैंने डोजेज तो पूछी ही नहीं है, डोजेज नहीं पूछी, नंबर ऑफ डोजेस पूछा है। ये आपके लेवल पे इतना ज्यादा जरूरत नहीं भी है, ठीक है। एडिनोसिन की आपको ये पता होना नहीं कितनी डोजेस देते हैं, कितनी टोटल डोज, ठीक है, मतलब कितनी बारी। Okay, sir, no need to learn dosage value. आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, बाकियों की क्लियर आती है, आप बताएं थोड़ा। सर वैल्यूज लर्न करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही पता हो। हाँ, डोजेज डोजेज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती आपके लेवल पे, क्योंकि जाहिर बात है आप अभी एमबीबीएस करके आए हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन यही है कि आपने अभी किया है, आपको सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो चीजें आपने की हैं वो आपको ठीक आती हैं या नहीं। नेक्स्ट स्टेज आपके हाउस ऑफ ओके। जॉब की होगी, हाउस जॉब के बाद का जो भी एग्जाम होता है उसमें डोजेजेस पूछी जाती हैं यूजुअली, क्योंकि राइट। पता होता है कि ये तो हाउस जॉब करके आया है, इसको तो आइडिया होगा पेशेंट्स का, ठीक है। यस। करनी हुई तो याद कर लीजिएगा, वो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, एहतियातन कर जाइएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रूटीन में आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है फवाद। तो पहले कैरोटिन मसाज आता है, फिर एडिनोसिन आती है, Okay, sir. एंड देन अदर ट्रीटमेंट यस। ऑप्शंस जो आपके पास हैं, दिस इज बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। Okay, sir. और अगर आपका पेशेंट अनस्टेबल है तो फिर Cardio variant. यस, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एडिनोसिन क्या है? ये वो पूछ लेगा, क्योंकि ये NRE 1 की फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, मतलब ये नहीं है कि पूछेगा ही पूछेगा, दिस कैन बी आस्क्ड। देखिए काफी सारी हैं, सेकंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में भी देते हैं, अगर पेस मेकर नहीं है तो तब, ठीक है, तब उसमें भी अवॉइड करते हैं। सेकंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में कोई हाइपर सेंसिटिविटी है तब भी अवॉइड करेंगे, सिक्स साइनस सिंड्रोम में भी यूजली अवॉइड करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर उसमें पेस मेकर ऑलरेडी डला हुआ है तो फिर आप दे सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो है दैट इज एस्थमा, एस्थमा सीओपीडी में आप ये अवॉइड करते हैं, ठीक है। यस। एस्थमा के पेशेंट्स को यूजली आप नहीं देते, ठीक है, दिस इज ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बट स्टिल इट इज, ठीक है। क्यों नहीं देते एस्थमा में? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। यस, एडिनोसिन प्रेसिपिटेट ब्रोंकोस्पेज्म, ठीक है। तो एस्थमा सीओपीडी वालों को ये नहीं देते। तो ये भी ध्यान रखना है कि एसवीटी का पेशेंट है, ऊपर उसने उसकी नॉन हिस्ट्री ऑफ एस्थमा दिया हुआ हुआ पुराना, या सीओपीडी दिया हुआ, ठीक है, तो एग्जामिनर को बता देना कि एडिनोसिन इज वन ऑफ द ऑप्शंस, बट वी विल अवॉइड इन दिस केस एज इट इज यूजुअली अवॉइडेड इन एस्थमा पेशेंट्स, इट कैन इंड्यूस ब्रोंकोस्पेज्म, ठीक है। यस। ताकि उसे ये पता हो कि आपको एडिनोसिन का भी पता है, लेकिन आप खुद इस वक्त नहीं बोल रहे क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसकी।
तो स्टार्ट फिर भी बेशक एस्थमा भी है तो आप किससे स्टार्ट करेंगे? कैरोटिड मसाज से। ठीक है। Yes. ओके जी, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑफ पुल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है ईसीजी पे? And sinus tachycardia. साइनस टेकिकार्डिया है असल में। यस। ये S1Q3T3 जो है ना, इट इज प्रेजेंट इन 5 to 20% ईसीजीज ओनली पेशेंट्स। सिर्फ, यानी हर 100 में से 80 बंदों को पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के अगर 100 मरीज आपने देखे हैं तो उसमें से 80 को ये वाली फाइंडिंग नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आ जाती है तो S1Q3T3 जरा पेक्यूलियर है फॉर पुल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। तो ज्यादा कॉमन फाइंडिंग जो है वो साइनस टेकिकार्डिया। तो एस वेव इन द लीड वन एंड क्यू एंड टी इन क्यू वेव प्लस टी इन्वर्जन इन द लीड थ्री। सो दिस इज Yes, एस वन yes, क्यू yes. थ्री टी थ्री ठीक है। ओके। मायोकार्डियल इस्कीमिया से तो आप सब वाकिफ हैं Yes, sir. तकरीबन। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वॉल्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। कर लेते हैं वॉल्स आइडेंटिफाई आराम से। Yes, sir. ओके। ये यस सर किसने बोला है? Yes, sir. Sir, Fawad. फवाद ने। ठीक है। चलें जी, आप ही फिर पहले बताएं कि ये कौन सा एमआई है। Sir, interior wall MI. कह रहे हैं ये वाली फिगर सिर्फ देखें। Sir, interior wall MI. हाँ जी, इंटीरियर है। तो एंटीरोसेप्टल कब कहेंगे? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? तो ये B5 B6 में और AVL में साथ में आएगी तो वो एंटीरोसेप्टल होगी, वो लेटरल होती है। लेटर। हाँ तो फिर सर अगर V1 V2 V3 V4 चारों में आएगी तो? इसमें किस किस में है? सर V1 V2 V3 और V4। हाँ तो ये यूजली एंटीरियर भी कह देते हैं कुछ लोग, बट यूजली जब सारों लीड्स में आ रही हो V1 से V4 तक तो इट इज एंटीरोसेप्टल यूजली। ठीक है। ओके। बेटर वर्डिंग इसके लिए एंटीरोसेप्टल की वर्डिंग है। ठीक है। एंटीरियर भी वही होती है, साथ बस सेप्टल भी उसमें सेप्टम भी इन्वॉल्व किया होता है। ठीक है। मतलब एंटीरियर के लिए भी आपने यही बोलना है और एंटीरोसेप्टल के लिए भी। Okay, sir. आर्टरी कौन सी होगी? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, शाबाश। लेड 1 2 3 4। ठीक है जी। सो यू हैव टू सी द ST एलिवेशंस MI में। ठीक है। अगर तो लिम्ब लीड है तो 1 मिलीमीटर की एलिवेशन, और अगर चेस्ट लीड है तो 2 मिलीमीटर की एलिवेशन होनी चाहिए फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है।
समझ आ गई है? Yes, sir. जी सर। मैंने कल थोड़ा सा वो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं की। खैर, ये अब चलो इसके बराबर बनाना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, अब ये नो जी, ये देखें, ये बेस लाइन आपकी चल रही है। इससे ऊपर आपने स्मॉल स्क्वायर काउंट करने हैं। तो ये 2 स्मॉल स्क्वायर अगर हुए तो इसका मतलब 2 mm की एलिवेशन है। ठीक है। और अगर एक स्मॉल स्क्वायर होता है तो 1 mm की। ठीक है। तो आपने देखना है कि जो लिम लीड्स है ना, लिम लीड्स इसमें से कौन सी हैं? Sir, चलो ये तो अच्छा हो गया, मैंने पूछ ही लिया। sir, AVL, AVF. नहीं, 1 2 3, AVR, AVL, AVF, ये लिम लीड्स हैं। दीज आर कॉल्ड लिम लीड्स। ठीक है। और चेस्ट लीड्स कौन सी हैं? V1, V2, V3, V4, V5, V6। Yes, चेस्ट लीड्स। ठीक हो गया। yes. अब ये भूलना नहीं है ये चीज। अच्छा जी, इंफीरियर वॉल एमआई में कौन सी लीड्स होती हैं? Sir, इसमें खाली टू 2, थ्री 3. ABF। 2 3 AVF। और ये कौन सी लीड्स हैं? Limb lead. लिम्ब लीड्स। लेम लीड्स हैं सारी, शाबाश। ठीक है, ये बार बार याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 2 3 आराम से याद हो जाता है। और जिनके साथ भी ए लग रहा है, यूं समझ लो कि चेस्ट लीड्स को अलहदा कर दो, वो V1 से V6 वाली जो है। Yes, तो वो चेस्ट हैं, अगर चेस्ट याद रहेगी तो बाकी जो भी लीड आएगी वो लिम्ब ही होगी। ठीक है। yes. तो 2 3 AVF है। और आर्टरी कौन सी होती है? Right coronary artery, marginal valve. राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। इंफीरियर वॉल एमआई के साथ क्या चीज इंपॉर्टेंट है देखना, ब्रेडिकार्डिया। कि राइट साइडेड इंफाक्शन तो नहीं है कहीं साथ में। ठीक है। क्या अवॉइड करना होता है और क्या देना होता है इंफीरियर वॉल एमआई के साथ अगर राइट साइडेड इंफाक्शन हो? बीटा ब्लॉकर अवॉइड करने होंगे और डिजॉक्सिन देनी होगी। क्या? मेरे ख्याल में तो नाइट्रेट्स अवॉइड करने होंगे और फ्लूइड्स देने होंगे। ओके सर। पढ़ा नहीं है ये? तो ये नहीं पड़ा, क्या हुआ? ये नहीं पड़ा सर. अच्छा, इंपॉर्टेंट है ये चीज तो। ओके सर. ठीक है। ये तो बड़ा कॉमनली सिनेरियो भी पढ़ाया जाता है कि आपका एक पेशेंट है, उसने एमआई हुआ उसको, उसके बाद उसकी चेस्ट क्लियर है,
बट जेवीपी रेज्ड है। वो इसलिए है क्योंकि ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और बीच में ये आपके क्या पड़े हुए हैं, लंग्स। ठीक है। जब राइट इंफीरियर वॉल के साथ राइट साइडेड इंफाक्शन होती है, राइट हार्ट फेलियर होता है, तो राइट हार्ट फेलियर यहाँ से ब्लड यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से आगे तो नहीं जा रहा ना, तो लंग्स में कैसे जाएगा Right. ना, तो चेस्ट चेस्ट क्लियर होगी इसलिए। लंग लंग्स में क्योंकि पंप ही नहीं वो कर रहा, पंप फेलियर है। ठीक है। तो Yeah. यहाँ से बैक प्रेशर तो इंक्रीज होगा ना, फ्लूइड पीछे पूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जेवीपी रेज्ड हो जाएगी। Yeah. तो प्री लोड कम Yeah. हो जाता है जब राइट साइडेड इंफाक्शन होती है इंफीरियर वॉल एमआई में। तो प्री लोड को बेहतर करने के लिए आप आईवी फ्लूइड्स देते हैं, और नाइट्रेट्स चूंकि प्री लोड को कम करते हैं मजीद, तो आपने वो अवॉइड करने होते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है। Okay. ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं तो अपनी मॉक सीरीज में भी इस पे एमसीक्यूज वगैरह भी रखे थे, ताकि इस पॉइंट का बच्चों को बड़ा क्लियर हो। ओके। Yeah. ये ईसीजी कौन सॉल्व करेगा? हुजैफा। सर ये अब्दुल अब्दुल रहमान। इंटीरियर वॉल एमआई है। Superior टू column. 2-3 एवीएफ में, शाबाश, Two, ठीक। three, yes. Yes. और इंफीरियर वॉल एमआई के साथ हमने क्या क्या सोचना है वो सारी अभी हमने डिस्कशन कर ली है। ठीक है। पोस्टीरियर आपके लेवल पे आता नहीं है यूजली। अच्छा जी, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया किस तरह याद रखोगे? बाकी एमआई का वो सारा तो पता है ना आप लोगों को, वो देख भी लेना उसका। इसी तरह लेटरल वॉल एमआई जो है वो V5 V6 AVL वगैरह, ठीक है। V5 V6 AVL, और लीड वन भी हो जाती है इसमें शामिल। ठीक है। और उसके लिए आर्टरी कौन सी होती है लेटरल वॉल एमआई के लिए? Circumflex. यस, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स Left आर्टरी। circle. गुड। Left circle. ठीक है। तो वो हमने वॉल सारी कर ली हैं। ठीक है। उसके बाद बाकी तो एमआई की मैनेजमेंट तो आपने देखी हुई है ना, सारी पता है ना, कि रीपरफ्यूजन और वो ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी और Yes. सारा कुछ। Yes, sir. Yes. Sir. गुड। ओके जी, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ठीक है। क्या इसको क्या करते हैं हम, किस तरह सर एक्सप्लेन इसमें करते हैं सिंपली? इंडिपेंडेंट है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। Broad QRS. सिंपल तरीके से याद रखें, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया। और इसमें ब्रॉड कॉम्प्लेक्स किस चीज को हम कह रहे हैं? क्यूआरएस को। क्यूआरएस अपने वो 3 स्मॉल बॉक्सेस वाली जो हमने बात की थी उससे ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है। वाइड हुआ हुआ होता है। तो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया, इसे सिंपली याद रखें। ईसीजी फाइंडिंग्स क्या होती हैं यूजली? हार्ट रेट तेज होगा, ये आपकी फाइंडिंग ही है ना। Yes. रिदम यूजली रेगुलर होता है, Rhythm. Yes. वाइड क्यूआरएस ये भी कॉम्प्लेक्स। फाइंडिंग है आपकी। No ठीक है। period. Yes. No यस। period. ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया हमने शुरू में डिफाइन कर दिया कि वाइड होगा क्यूआरएस। ठीक है। अगर तो पेशेंट स्टेबल है, ठीक है, तो क्या करना है, प्रोकेनामाइड आपने देना है। Yes.
ठीक है। अदर ऑप्शंस कौन सी हैं? मायोड्रोन, लाइडोकेन वगैरह। ठीक है। प्रोकेनामाइड, ये अभी स्टेबल की बात हो रही है। स्टेबल वो पेशेंट होगा जिसका बीपी जरा वो मेंटेन कर रहा होगा अपना 90-60 से ऊपर, परफ्यूजन ठीक होगी, अलर्ट होगा। ठीक है। तो प्रोकेनामाइड फर्स्ट लाइन। Okay. और अनस्टेबल में क्या होगा? और साथ में इसके हमने क्या डिस्कस किया है? लिग्नो भी दे सकते हैं, लिग्नोकेन, और एमाइड्रोन भी दे सकते हैं, बट ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस होती हैं यूजली। ठीक है। तो अनस्टेबल मैग्नीशियम भी। एंजाइना में कार्डियोवर्जन। और अगर आपसे वो लफ्ज पूछता है ड्रग ऑफ चॉइस या इस तरह की बात, तो ये और कहे कि अनस्टेबल है पेशेंट, तो आप क्या करोगे? तो फिर आप ये इस तरह कार्डियोवर्जन और ये बता सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आपसे मैनेजमेंट पूछी जाती है ओवरऑल, तो फिर आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है दैट वी हैव टू सिक्योर द एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ठीक है। इफ द पेशेंट इज स्टेबल, then we will give procainamide as a drug of choice. ठीक है। If it is not available, then amiodarone and lignocaine. और if the patient is unstable, then we can give cardioversion. ठीक है। Hmm. यूजली पेशेंट को शॉक जो दिया जाता है वो इसमें भी सिंक्रोनाइज शॉक होता है। ठीक है। और जितनी दफा भी आपने शॉक वगैरह देने हैं, कार्डियोवर्जन करनी है, तो यूजली पेशेंट को आपने सिडेट करना है। ठीक है। Okay, so before a shock, we will sedate patient. बिफोर शॉक सिडेशन देंगे ना, डाइजीपाम वगैरह दे दें, कुछ दे दें, ताकि उसको बेचारे को दर्द तकलीफ तो उतनी ना हो ना, जो झटका सा आना है उसको। ठीक है। Right. अच्छा जी, अब ये टॉर्साडिडी पॉइंटस क्या है? इट इज अ पोलीमॉर्फिक वीटी, डिफरेंट शेप्स हैं। Yeah. और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? क्यूटी प्रोलोंगेशन होती है। ठीक है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दे ट्विस्ट अराउंड द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। अब ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है ना, तो ये देखो। ठीक है। Yeah. मतलब इस किस्म के हैं। ये आपने तस्वीरें बनी हुई देखी है ना ऐसी, ये टॉर्साडिडी पॉइंटस के लिए इस किस्म की पिक्चर बन रही होती है। तो क्या है? दो फीचर्स हैं इसके, पोलीमॉर्फिक वीटी है, क्यूटी प्रोलोंगेशन है, प्लस you can tell the examiner that the complexes appear as if they are twisting around the isoelectric line. ठीक है। Yes, I will understand. Yes. Sir, QT prolongation कैसे होती है इसमें? क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होता है ना। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस, ये तो यार आपको पता ही है, Magnesium. मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। अच्छा जी, अभी तक आपको जितनी इसी चीज मैंने कराई है, अभी जब मैं करा रहा था आपको, तो हमने क्या बात की? हर ईसीजी की कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक हमने बयान की, बताई, बताई ना, कि Yes. फलां पोलीमॉर्फिक है, फलां
वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, फलां जो है वो एसवीटी में हमने बताया कि रिदम रेगुलर होगा, पी एब्सेंट होगी। व्हाट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन? दिस इज chaotic bizarre ECG pattern. Nobody can define its pattern. ठीक है, और इसके लिए यही वर्ड अच्छी बुक्स में, ईसीजी की टॉप की बुक्स में यूज होता है, chaotic bizarre ECG pattern। ठीक है, chaos होता है ना। अब ये chaos के अलावा क्या है, इसको कोई डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं? Sir, are waves very close to each other? देखिए, आप नहीं बता सकते आर वेव्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। देर इज नो पैटर्न, देर इज नो क्यू आर एस कम्प्लेक्स, देर इज नो पी वेव, देर इज नो टी वेव। ठीक है, नो डिफरेंशिएशन ऑफ वेव्स। यही तो ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, यूजली रेट 150 टू 500 होता है, और एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है ड्यूरेशन के साथ साथ। ये देखें, ये बड़ा एम्पलीट्यूड था थोड़ा सा, अब इधर देखें। ठीक है, Yes. this is a chaotic bizarre ECG pattern. There is absolutely no identifiable P wave, QRS complexes or T waves। ठीक है, तो इसके लिए भी डीफिब्रिलेशन, ठीक है, कैथीटर एब्लेशन भी की जाती है, और अगर बाय चांस द पेशेंट इज स्टेबल तो मायोड्रोन वगैरह आप दे देते हैं। ठीक है, तो वैसे इस किस्म के उसमें एक्सपेक्टेड नहीं होता कि पेशेंट शायद स्टेबल हो, ज्यादातर अनस्टेबल ही होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन एरिथमिया है ये आफ्टर इन द फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स आफ्टर एमआई। ठीक है, मेरी ये होगी आपसे जो है ना कि एक सजेशन, कि जो वो फर्स्ट एड का टेबल है ना, जिसमें है कि एमआई होता है तो उसके बाद पहले 24 घंटे में क्या होता है, फिर 72 आवर्स 3 डेज तक क्या होता है, फिर वीक तक क्या होता है, फिर मंथ तक क्या होता है, वो जो कॉम्प्लिकेशंस होती जाती हैं, वो टेबल आप जरूर करें। ठीक है, ठीक है जी। ठीक Okay, sir. है। अच्छा, इसके अलावा एक और ईसीजी है कि एक पेशेंट है, एमआई हुआ 1 मंथ अगो, नाउ केम टू यू। ईसीजी शोज persistent ST elevations। तो कॉज क्या होगा? Pericarditis. नो। लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म के केस में ऐसा होता है कि एमआई होता है, और ईसीजी के अंदर जो एसटी एलिवेशंस होती हैं, दे परसिस्ट, दे डोंट गो अवे। ठीक है, तो यू विल सस्पेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है आपके उसमें फर्स्ट एड के उसी टेबल में। ये वाली चीज नहीं लिखी हुई, ईसीजी वाली चेंज तो मैंने खुद बताई है आपको। उसके अलावा Sir, पेरिकार्डाइटिस का जो बात आप कर रहे हैं ना, उसमें जनरलाइज्ड एसटी एलिवेशंस होंगी। yes, in all ठीक है, the states. जनरलाइज्ड सारी लीड्स में तकरीबन। एक फाइंडिंग और होती है एसटी एलिवेशन के अलावा पेरिकार्डाइटिस में, वो क्या होती है?
अल्लाह, अभी तो पढ़ के आए हो। एसटी एलिवेशंस जनरलाइज्ड, पीआर डिप्रेशन, पीआर सेगमेंट डिप्रेशन, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना Okay. है। Right. Okay, sir. अच्छा जी, Sir, एक sir, ये सेकंड। ventricular fibrillation में ओके, सो दिस इज द नॉर्मल एक्सरे, ठीक है जी। whenever you go for the evaluating an एक्सरे, तो आप क्या चीजें देखेंगे? हुजैफा, अब्दुल रहमान, Yes, sir. जी अब्दुल रहमान। Yes, sir. If अच्छा बताएं, एक्सरे देखते हुए आप यूजली किस तरह अप्रोच करते हैं? देखें, एक तो चलें, आप बताएं। देखें, आप सबसे पहले देखते हैं कि लेबल लगा है कि नहीं लगा, कि लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट कौन सी है। ये लेबल वाली बात जो है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। ये नहीं है कि ऐसे किसी ने लगा दिया है। ये लेबल लाजमी लगाना चाहिए होता है जिस भी जगह का एक्सरे हो। तो एक साइड जरूर डिफाइन करनी होती है कि ये कौन सी साइड है। तो इसमें उसने लेफ्ट साइड पे लेबल लगाया हुआ है, विच इज राइट थिंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यू विल इवेलुएट द साइड फर्स्ट, कि कौन सी साइड है। देन एयरवे, दिस ट्रेकिया, ठीक है। उसके बाद आप एक जनरल नज़र मार लेंगे सारी हर जगह पे, कि कोई बोन का फ्रैक्चर तो नहीं आ रहा, क्लेविकल्स ठीक हैं, ठीक है, बीच में ठीक है, लंग फीड्स का ठीक है। ये एक जनरल आप सर्वे कर लेंगे, ठीक है। Yes. देन आप देख लेंगे कि हार्ट के मुझे सारे बॉर्डर्स क्लियर नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। Yes. और आप देख लेंगे कि ट्रेकिया सेंटर में है या नहीं है, कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। फिर आप देखेंगे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स को, दे आर वेरी वेल डिफाइंड एंड शार्प। ये देखें, ऐसे ही बने हुए हैं ना। Yes. अब ये वेल डिफाइंड जो है वो यूजुअली ये है कि उसके अलावा ये जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स हैं, दे आर वेरी वेल डिफाइंड। जब ये वेल डिफाइंड नहीं होते तो क्या होता है? इन्हीं, pleural fusion. यस, Yes. इसी Yes. का आगे जाके हम प्लूरल इफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। Yes. ठीक है, उसके बाद फिर आप ये दोनों डायफ्राम्स देख लेंगे, ठीक है। यूजली हेपेटिक एब्सेस होती है तो क्या होता है, ये थोड़ा कभी कभी ऊपर भी गया होता है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी ज़रा गौर से देखना। नाउ कम्स द प्लूरल इफ्यूजन। अब ये देखें, ये तो मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है, क्लियरली नज़र आ रहा है। वैसे नॉर्मल आपका ये जो लंग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी प्लूरा है? Yeah. हाँ, Visceral, visceral fluid, और उसके parietal बाद fluid, parietal पेराइटल। अब ये विसरल और पेराइटल के बीच में जो आपका है जगह, fluid. इधर कितना एक नॉर्मली फ्लूइड होता है प्लूरल कैविटी में आपकी में? The, uh,
20 10 to ml. 15 ml। Yes. ये नॉर्मली एक एडल्ट बंदे का होता है नॉर्मल। व्हेन विल यू लेबल इट प्लूरल इफ्यूजन? ग्रेटर देन 50 ml जब हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कर लेते हैं, एक्सरे बेहतर है या अल्ट्रासाउंड इफ्यूजन को देखने के लिए? एक्सरे। क्या हुआ? एक्सरे बेटर। एक्सरे बेटर है? ये आपके डेविडसन में भी लिखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड मिनिमल इफ्यूजन को भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड इज सुपीरियर टू एक्सरे, ठीक है। तो अब इसको कैसे, ये देखें, ये एक और आगे हमारे आएगी अभी, ये एक्सरे, तो उसमें बहुत ही मिनिमल इफ्यूजन है। ये देखें, ये अब ये कैसे बन रहा है, ये बन गया। ये अब चोंच है, क्लियर कट, ठीक है, ये वाली। और जहाँ इफ्यूजन है वो देखें कैसा हुआ है, एंगल की ब्लंटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे कहेंगे वाइट ओपेसिफिकेशन एट द कॉस्ट ऑफ राइट कॉस्ट ऑफ फ्रेनिक एंगल, ठीक है, ऑब्सक्योरिंग द कॉस्ट ऑफ फ्रेनिक एंगल, ठीक है। ये आपकी फाइंडिंग होगी सजेस्टिव ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। दूसरी तो बहुत ही क्लियर है, आपके सामने है, ठीक है। ओके, अब प्लूरल इफ्यूजन, अच्छा हाँ, प्लूरल इफ्यूजन में अब आपने ये भी देखना होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने पार्ट 1 में अभी रिसेंटली कर ली हैं, ट्रांसुडेटिव वर्सेस एक्सुडेटिव। ठीक है, कौन बताएगा ट्रांसुडेटिव के कॉजेज? देखें, Any cause from nephrotic syndrome? हाँ जी, सिंपल ऑर्गन्स को ले लें, Yes. हार्ट, Heart. हार्ट Lung. फेलियर, Yes. CHF। दूसरे नंबर पे आता है Renal. लिवर डिकम्पनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज, ठीक है। Yes. तीसरे नंबर पे रीनल, CKD, नेफ्रोटिक, ठीक है। चौथे नंबर पे मेल एब्जॉर्प्शन, हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी आपके गट से ही प्रोटीन्स नहीं एब्जॉर्ब हो रहे, ठीक है। Yes. आखिरी तीन में यूजली कॉज जो होता है वो डिक्रीज्ड ऑनकोटिक प्रेशर होता है, इन तीन में, क्योंकि प्रोटीन्स आपके कम हो रहे हैं। और जो हार्ट फेलियर के केस में आपका इफ्यूजन हो रही है, दैट इज ड्यू टू Hydrostatic pressure. इंक्रीज Increase. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ये इस तरह याद रखने हैं चीजें। और एक्सुडेटिव, एक्सुडेटिव के आप इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शियस कॉजेज डाल दें, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, Yes. SLE, ठीक है, Tuberculosis. हाँ, TB, नमूनिया वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। लाइट्स क्राइटेरिया भी आपको पता होना चाहिए साथ में, ठीक है।
Light. Yes. तुम तो ऐसे, आप लोग कह रहे हो मैंने बिल्कुल नई नई टर्म्स बोलना शुरू कर दी हैं। नहीं, yes sir. I remember. Light अभी criteria. तो करके आए हो। Yes, lumbar. क्या Plural होता के है अब्दुल रहमान, लाइट्स क्राइटेरिया क्या है? for Senator. प्लूरल फ्लूइड में प्रोटीन रेशो सीरम प्रोटीन ग्रेटर देन 0.5। 0.5. Yes. याद आ And गई है। LD. Yes sir. प्लूरल एलडीएच जो था वो है अपर लिमिट ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द अपर लिमिट। Yes. और प्लूरल एलडीएच रेशो सीरम एलडीएच ऑफ Point. ग्रेटर देन 0.6। 0.6. तो ये Point इनमें से six. कोई दो चीजें पॉजिटिव होती थी तो लाइट्स क्राइटेरिया पॉजिटिव होता था। Yes. तो ये लाइट्स क्राइटेरिया भी प्लूरल इफ्यूजन का क्राइटेरिया है ना, याद करके जाना है साहब, ठीक है। Yes. अच्छा जी। अब आ जाते हैं एम्पाइमा की तरफ। चलें जी, एम्पाइमा की क्या डिफ्रेंसिएशन है? देखें, एम्पाइमा इन्फेक्शन की वजह से ही बनेगा। पस फिल्ड कैविटी, पस होती है यानी, ठीक है, तो एम्पाइमा कह दिया जाएगा। जब प्लूरल कैविटी में पस आ जाती है तो दिस इज एम्पाइमा। Prima. ठीक है। Yes. अच्छा, एम्पाइमा का भी क्राइटेरिया है, वो क्या है? एम्पाइमा में यूजली आपके, एक तो याद रखना है इसमें डी बनता है। दिस इज अ डी शेप। यहाँ भी होता तो यहाँ डी बनता। ठीक है, आगे समझ। Yes. एम्पाइमा में पीएच यूजली लेस देन 7.2 होती है और इसमें ग्लूकोज भी कम होते हैं। ठीक है। ये याद रखना आपने, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, ये कौन बताएगा? कुछ हल्की फुल्की मार्किंग पहले ही हुई हुई है एक्सरे पे। तो हुजैफा। Yes, sir. हाँ जी, चलें। डिस्क्राइब दिस एक्सरे, टेल मी द फाइंडिंग्स, elaborate the findings. In this X-ray, सर निमोथोरक्स है। जो से उसका कलर है वो क्या नाम है, वो एयर है उसमें लंग कैविटी में ट्रैप हो गया, जिसकी वजह से, ट्रॉमा की वजह से। और कंट्रास्ट सर हाई कंट्रास्ट है। और सर डल साउंड, हाइपर रेजोनेंट साउंड आएंगे जब हम परक्यूशन करेंगे। चलें, अच्छी चीज़ें काफ़ी सारी आपने बताई भी हैं। देखें, आपको एक वो बताया था कि आपने पहले ट्रेकिया देखना है, ठीक है, उसके बाद लंग फील्ड्स को देखना है साथ ही। ठीक है। तो अब अगर आप लंग फील्ड्स को देखें, कंपेयर कंपेयर करना, ये देखें, ये धागे धागे से जो है ना, इस तरफ, तो इस तरफ तो वो धागे हमें नजर ही कहीं नहीं आ रहे।
दूसरी साइड पे, तो क्यों नहीं आ रहे? ये धागे क्या हैं, ये जिनको मैं कह रहा हूँ धागे धागे? सर ब्रोंक्यूल्स। लंग मार्किंग्स, यही कहते हैं ना, lung marks. लंग मार्किंग्स। Yes. तो एब्सेंट होती हैं लंग मार्किंग ऑन द अफेक्टेड साइड, तो ये सारी एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई बॉर्डर ऑफ द लंग, ये कोलैप्स लंग आपका पड़ा हुआ है, पिचक के छोटा सा पड़ा हुआ है। ठीक है। आगे समझ। Yes, sir. और ट्रेकिया इस न्यूमोथोरैक्स में कहाँ मूव करता है? Yeah, opposite side. अवे फ्रॉम द साइड ऑफ लीजन। ठीक है। Yes. अब बहुत गौर से ट्रेकिया को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। आप लोगों के लिए बड़ा हुआ है ट्रेकिया, जूम इन हुआ है? No, sir. नहीं हुआ? No. अच्छा चलें, वो शायद यहाँ से, हाँ मैक्सिमम जूम तो हो चुकी है ये ना। Yeah. ठीक है। चले, नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें आप ये देखें, गौर से देखिएगा, ये आपके बॉर्डर्स आ रहे हैं ना अभी अभी आपके स्पाइन के। ठीक है। नजर आ रहे हैं ना? आप खुद देखें। Yes. तो ये आपका इस वक्त ट्रेकिया का एक बॉर्डर बन रहा है, थोड़ा सा पुश हुआ हुआ है, बट इसमें बहुत स्लाइड सा नजर आ रहा है। जो दूसरी है ना वो उसमें जरा क्लियर है। ठीक है। हल्का सा दूसरी साइड है, क्योंकि दिस इज नॉट ए टेंशन न्यूमोथोरैक्स ना, सिंपल न्यूमोथोरैक्स भी हो सकती है ना। Yes. सिंपल और टेंशन का इसी तरह पता लगेगा ना आपको, कि ज्यादा तो उसका अवे फ्रॉम द लीजन, आपका ट्रेकिया क्लियरली मूव किया हुआ होगा। ठीक है। तो इस तरह बारीकी के साथ आपने हर चीज को देखना है। ये बहुत मामूली सा है, लेकिन मिड लाइन से हल्का सा हटा हुआ है अभी भी। अब ये मिड लाइन है, ये जहाँ पे स्पाइनस प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं आपको, स्पाइन के। ठीक है। तो ट्रेकिया को यूजली यहाँ पे होना चाहिए था, ये दरमियान दरमियान में ऐसे चल रहा होता है। ठीक है। Yes. तो खैर ये बहुत मिनिमल सा है, इसमें इतना क्लियर नहीं है, मैंने सेकंड साथ रखी हुई है। बट दिस इज जस्ट टू आइडेंटिफाई के इतनी माइनर डिटेल्स भी आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएंगी। ठीक है। अदरवाइज Yes. इस एक्सरे पे, ट्रेकिया पे इतनी असेसमेंट वाली बात नहीं है। हमारा मेन चीज ये थी, ये कोलैप्स लंग प्लस ये एब्सेंट मार्किंग्स। ठीक है। ये दो फाइंडिंग्स थी Yes. मेनली। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पे, अगले में सारा कुछ बड़ा क्लियर है। नाउ टेल मी, इसमें देखें दोबारा से वही चीज है, एब्सेंट लंग मार्किंग्स हैं राइट साइड पे। ठीक है। Yes. उसके अलावा ये लंग पड़ा हुआ है इस दफा, देखें नजर आ रहा है हल्का सा बॉर्डर, पतला सा। Yes. हुजैफा अब्दुर्रहमान, आप लोगों को नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, छोटा सा ये लंग पीछे कोलैप्स हुआ हुआ पड़ा है ये। पिछले वाले में जरा क्लियर है ना। Yes. तो इस तरह आपने बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स आपने फाइंड करनी होती हैं। और इसमें आपका एक तो ये देखो, ये आपका ट्रेकिया आ रहा है, हार्ट का बॉर्डर कहाँ गया?
हार्ट का बॉर्डर इसलिए छुप गया क्योंकि मीडियस्टाइनल शिफ्ट हुई है लेफ्ट साइड पे, अवे फ्रॉम द लीजन। ठीक है, तो हार्ट Yes. आपके इस स्पाइन के पीछे छुप गया उसका बॉर्डर। ठीक है ना। अब देखें, आप पीए व्यू कराते हैं ना यूजली, तो पीए व्यू Yes. का क्या मतलब है कि ये आपने पीछे से अपनी बैक वाली साइड से आपने वेव्स डाली हैं। तो जब बैक से वेव्स शुरू होंगी तो सबसे पहले क्या होगा, Fine. स्पाइन आएगी। उससे आगे की तरफ से एंटीरियरली यहाँ पे हार्ट पड़ा होगा इसके। ठीक है, तो अब हार्ट Yes. जो है, हार्ट का बॉर्डर इसके अंदर अंदर कहीं ना कहीं आ गया है, तो वो इधर छुप गया पीछे। तो इधर हमें सिर्फ स्पाइन नजर आ रही है। ठीक है, पहले हार्ट का बॉर्डर हो सकता है थोड़ा सा इधर साइड से होके पड़ा हुआ था, तो हमें नजर आ रहा था। ठीक है, Yes. पहले ऐसे था, अब जो उसकी नई पोजीशन है वो शायद ये हो गई है, तो इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वो शिफ्ट हुआ है दूसरी साइड पे हार्ट। और ये आपका चल रहा है टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ ट्रेकिया। ये देख रहे हैं स्पाइनस प्रोसेसेस के बीच में एक ब्लैक कलर की चीज सी। Yes, sir. ये इस तरह से करके बन रहा ट्रेकिया, दूसरी साइड पे मूव हो रहा है। ठीक है, थोड़ा नीचे आके ज्यादा क्लियर हो रहा है। ये देखो, ये इसका कर्व नजर आ रहा है बकायदा। ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, अब इसके कॉजेज क्या होते हैं न्यूमोथोरैक्स के। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है। थिन लीन में आपने सिनेरियो भी पढ़े होंगे, उनमें हो जाता है। सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स हो सकता है कोई सीओपीडी वगैरह किसी बीमारी की वजह से। ठीक है, उसके अलावा The ट्रॉमा trauma वगैरह, भी ट्रॉमा में हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो Yes. थोरिकोसेंटीसिस करते हैं आप इसके लिए। Yes. सॉरी, आप सबसे पहला स्टेप, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला स्टेप क्या करते हैं आप, Needle decompression. नीडल डीकम्प्रेशन, यस। और उसके बाद आप इसके लिए चेस्ट ट्यूब इंटूबेशन करते हैं, चेस्ट ट्यूब डालते हैं बाद में। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स क्या है। हाइड्रो मतलब पानी और न्यूमोथोरैक्स, इसी हाइड्रो को जब अगर ब्लड होगा तो क्या कह देंगे, Pneumothorax. हीमोथोरैक्स। ठीक है, तो जब भी ब्लड एंड एयर इकट्ठे हो रहे होते हैं ना, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन गेट्स क्रिएटेड। ठीक है, Excuse me, sir. हाँ जी। सर ये हीमोथोरैक्स है, बट मुझे लास्ट टाइम एग्जाम में जो हीमोथोरैक्स के से था, दैट वाज एग्जैक्टली लाइक प्लूरल इफ्यूजन। उसमें लाइन नहीं थी, उसमें ऐसे ही केव था जैसे कर्व आती है प्लूरल इफ्यूजन में। तो 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 वो हीमोथोरैक्स होगा ना, उसमें न्यूमो नहीं होगी ना। जब यस, न्यूमो होती है तो ये बनता है यस, एयर प्लस फ्लूइड। ये इसकी बात हो रही है इस वक्त। यस, ठीक है, और फ्लूइड में क्या आता है, फ्लूइड में इट कैन बी नॉर्मल फ्लूइड। ठीक है, यस, एंड इट कैन बी ब्लड। ठीक है, यस। तो ये बात हो रही है। वो आपका जो आया होगा वो शायद सिर्फ सिर्फ हीमोथोरैक्स होगा ना। ठीक है, ये सर उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, वही प्लूरल इफ्यूजन वाली सारी हाँ, तो फाइंडिंग्स। यार उसमें तो फिर डेफिनेटली वो आपको अभी बताया है कि वो आपने ऊपर सिनेरियो पढ़ना है ना, कि किस सिनेरियो में उसने दिया है कॉन्टेक्स्ट में। आप अगर वो मैलिग्नेंसी के केस में दे देगा तो हीमोथोरैक्स हो सकती है। ठीक है, राइट। हीमो जो है ब्लड फिल्ड प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, सॉरी। ठीक है, राइट। हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन उसे हम कहते हैं अपनी जुबान में।
अब सिनेरियो नहीं पढ़ा ना, क्योंकि ऊपर वो जरूर कोई ना कोई सिनेरियो भी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें? I don't know what that is. Straight line. देयर इज अ स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्लूरा। ये एंगल देखे, ठीक है। एंड यार देखो, जो आपने फाइंडिंग्स बतानी है, जो आपकी आंखें देख रही हैं, वो आपने बोल देना है। यहाँ क्या नजर आ रहा है? Yes, sir. Sir, हाइपर postophrenic डेंसिटी। angle. हाइपर डेंसिटी नहीं नजर आ रही? Yes, ठीक है, तो ओपेस आप इसको ओपेसिटी बोल दो बेशक। ठीक है, yes, ओपेसिफाइड। ठीक है, लोअर लंग्स, लोअर राइट लंग। ठीक है, इस तरह से करके yes, तो इसके लिए आप क्या yes, करोगे? sir. ड्रेनेज करोगे, इंटरकोस्टल ड्रेनेज वगैरह। ठीक है जी। ओके, लंग एब्सेस ना हो। देखें, लंग एब्सेस मैलिग्नेंसी में भी हो सकती है, किसी इन्फेक्शंस के बाद हो सकती है, स्पेशली आईवी ड्रग अब्यूजर्स को होती है, पहले से प्रॉब्लमेटिक लंग्स में हो सकती है। ठीक है, टीबी के केस में हो सकती है, नमूनिया में हो सकती है। ठीक है जी। Yes, अब होती क्या है ये? देखें, यूजली देर इज अ थिक वॉल। आपने अगर पैथो सही तरह से पढ़ी हो ना शुरू में, तो उसमें इन्फ्लेमेशन की कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, तो जो इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रही पस, एब्सेस बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वॉल ऑफ कर लेते हैं इसको, इस साइट को फाइब्रोसिस करते हैं फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू। क्यों? ताकि इन्फेक्शन यहाँ पे कंटेन्ड रहे और यहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है, yes, yes, दैट इज वाई जब ज्यादा, अब इससे सोच लो कि जब ज्यादा इधर इन्फेक्शन हो रहा होगा, नमूनिया हो रहा होगा, हो सकता है टीबी हो सकता है मेलिग्नेंसी पड़ी हो सकता है पहले ही उसके लंग्स काफी खराब हो, ब्रोंकिटिस का मरीज हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में लंग एब्सेस बन सकता होता है। ठीक है, तो इट yes, तो, तो इट इज अ थिक वॉल्ड कैविटी फाइब्रोसिस क्योंकि होता है। ठीक है, विद एयर फ्लूइड लेवल, ये देखो हॉरिजॉन्टल है, ये देख रहे हो लाइन सीधी, जो ब्लू मैंने ड्रॉ की है। दिस इज कॉल्ड एयर फ्लूइड लेवल। जहां भी एयर और फ्लूइड होगा ना, लंग में इसी तरह का हॉरिजॉन्टल सी कैफियत क्रिएट होगी। ठीक है, ये देखें, अब ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये जो ये वाली, ये 2 नंबर वाली है, और ये 1। नंबर 2 में अभी पस एक्यूमुलेट होना शुरू हो रही है उस कैविटी के अंदर। ठीक है, दैट इज वाई वो थोड़ी सी ओपेसिटी है, वाइट कलर है जो, जबकि इसमें हाफ फिल्ड भी हुई हुई है। ठीक है, नंबर 1 में। आगे समझिए कॉन्सेप्ट। yes, sir. अच्छा जी, अब ये देखें,
इसको आप बताते हुए ये बताएंगे सारे, देर आर इनफिल्ट्रेट्स, ठीक है, पैचेस ऑफ कंसोलिडेशन, ओपेसिटीज, मल्टीपल ओपेसिटीज, ठीक है, एंड देन देर इज अ एयर फ्लूइड लेवल प्रोबेबली सजेस्टिंग अ लंग एब्सेस, ठीक है, ये रही, ठीक है। और हाइपोडेंस एरिया, कौन सा हाइपोडेंस एरिया, ये रहा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं वो एक्सप्लेन कर दें सिंपल। ये अब ये डायग्राम नंबर 2 ये वाली है, ठीक है। अब ये डायग्राम नंबर 2 ही है, प्लस इसी का ये वही डायग्राम नंबर 2 है जो पहले थी, पिछले पेज पे थी, इसी का ये लेटरल व्यू, साइड से व्यू है, ये देखें, ये सारे इन्फिल्ट्रेट्स हैं वो जो उधर नजर आ रहे थे इसके इर्द गिर्द के, और ये इसकी थिक वॉल्ड कैविटी, ठीक है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये सारे बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से मैंने ली हुई हैं चीज़ें, बकायदा जो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी का सोर्स है, बुक ऑनलाइन सोर्स होती है, उधर से हैं, तो ये ताकि 100% एक होता है ना, बंदे को तसल्ली होती है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें भी आपने यही करना है कि मल्टीपल लंग एब्सेस की तस्वीरें आपने देखनी है, पहले खुद उनकी फाइंडिंग्स डिस्क्राइब करने हैं अपने दिमाग में, मैक्सिमम 30 सेकंड लगते हैं ये दिमाग दिमाग में ये एक्सप्लेन करने में। देन आपने वो चीज़ चैट जीपीटी पे डालनी है और उससे फाइंडिंग्स पूछ लेनी है कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। Yes. ये दोनों काम है, ये ऑनलाइन वालों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज, फिजिकल वाले तो डेली कांटेक्ट क्योंकि कर रहे होते हैं, वो तो डायरेक्ट दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल फोन मेरे पास लेके आ जाएंगे कि सर ये मैंने ये इसमें से देखा है, तो आप बता दें कि ये ठीक बताया मैंने। लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए ये जरा चैट जीपीटी का हम सहारा ले सकते हैं। देन कार्डियोमेगैली, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्डियो थोरेसिक रेशो जो है ना, ये देखें मैंने यही सेम डायग्राम्स हैं, ये 1 और 2 आर सेम, ये दोनों सेम डायग्राम्स हैं, एक में वैसे लेबल नहीं हुई हुई और एक में लेबल हुई हुई है, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो ये कार्डियो थोरेसिक एंड कार्डियो थोरेसिक रेशो लेस देन 0.5 होनी चाहिए, अगर मोर देन Hmm. 0.5 है, ठीक है, तो इट इज कार्डियोमेगैली। अब ये देखें Cardiomegaly. Yes. कार्डियो थोरेसिक, ठीक है। Yes. तो मिसाल के तौर पे थोरेसिक वेट था आपकी आई 10, कार्डियक वेट था आपकी आई 6, तो ये तकरीबन बनता है 0.56, तो इसका मतलब है दिस इज कार्डियोमेगैली, ठीक है। Yes. तो ये इस तरह करना होता है, आपने मैयर करना है, ठीक है। अब कॉजेज डिफरेंट है कार्डियोमेगैली के, एक्रोमेगैली इज वन ऑफ द कॉजेज, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज वन ऑफ द कॉजेज, ठीक है। Yes. Chronic hypertension. हाँ, इस तरह से सारी, ठीक है। पेरीपार्टम प्रेगनेंसी के अराउंड पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी हो सकता है। अच्छा जी, एयर अंडर द डायफ्राम, न्यूमोपेरिटोनियम। अब ये देखें, ये दो दो साइडें हैं, एयर अंडर डायफ्राम से सब वाकिफ हैं कि वो परफोरेशन के केस में ही होगा, ठीक है। कोई भी abdominal विसरा परफोरेट कर सकता है तो उसकी वजह से गट में ठीक है। और यूजली जो है Yes. आपका
डूडिनल जो होती है, या अल्स डूडिनल परफोरेशन वगैरह की वजह से, एनसेड्स की वजह से, अल्सर की वजह से वो ज़्यादा कॉज बनता है। तो डिपेंड करता है, वो आपको बता देगा। मिसाल के तौर पे आपको वो प्रोलॉन्ग फीवर की हिस्ट्री दे के बताता है तो एंटेरिक परफोरेशन सोचेंगे। प्रोलॉन्ग रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट डिजीज, रिपीटेड हिस्ट्री ऑफ पेन किलर यूज, इस तरह की दे के बताता है तो इसका मतलब अल्सर ब्लीड है, एनसेड इंड्यूस्ड है, ठीक है, परफोरेशन। अब ये यूनिलेटरल है, ये बाइलेटरल है। अब आप कहेंगे कि सर इस साइड तो गैस्ट्रिक का शेडो होता है, गैस्ट वो इस किस्म का होता है, वो एक जनरलाइज सी इस किस्म का हमेशा होता है, ठीक है। ये जो शार्प बिल्कुल क्रीसेंट शेप्ड एयर अंडर द डायफ्राम है ना, दिस इज ड्यू टू दी परफोरेशन, ठीक है। परफोरेशन। यस। हाँ, ये याद रखिएगा। अब आप जब ये यहाँ मैंने देखें ये पॉइंट हाईलाइट किया है ना, तो अब आप डिफरेंट नॉर्मल एक्सरेज देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो फंडस है या जो स्टमक का शेडो है वो तो डिफरेंट, हर जगह डिफरेंट है, ठीक है। ये देखें जो मैंने बताया कि वो, ये देखें ये डोम शेप्ड है प्रॉपर, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक फंडस के शेडो होता है ये डिफरेंट है, गैस्ट्रिक शेडो जो आप कहते हैं, ठीक है। ये देखें ये प्रॉपर बड़ा सा करके बॉल नुमा और इस तरह का ना, तो ये प्रॉपर क्रीसेंट शेप जो है ना, दिस इज सेपरेट, ठीक है। रियल टाइम में भी मैंने देखे हुए हैं कि परफोरेशन का लेफ्ट साइडेड शेडो जो है, देन दिस इज साइटस इनवर्सस हार्ट ऑन द राइट साइड। तो ये किस में होता राइट है, साइड। कार्टाजीनस सिंड्रोम में यूजली होता है, एंड दैट इज व्हाई दिस मार्किंग इज इम्पोर्टेंट। इसमें उसने राइट साइड की मार्किंग की हुई है, ठीक है। कोई एक साइड आपने मार्क करनी होती है, दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, देन पुल्मोनरी एडिमा। अच्छा, ये एडिमा का ये याद रखिएगा, इसके इन्फिल्ट्रेट्स जो है ना यूजली दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बैट विंग अपीयरेंस। ये जो बैट होता है वो भी तो ऐसे फहराता है ना पर, ठीक है। ठीक है जी। यस। पुल्मोनरी एडिमा के क्या कॉजेज हो सकते हैं, फ्लूइड ओवरलोड, यूजली प्रेगनेंसी वगैरह में होता है, अगर ज्यादा फ्लूइड्स वगैरह फिर लग गए हैं, इन्फ्यूजन वगैरह वार्ड स्टे के दौरान तो पेशेंट को ऐसा होता है, हार्ट फेलियर, लेफ्ट लेफ्ट हार्ट फेलियर। पीकेडी। हाँ, ये सारे कॉजेज हैं इसके, ठीक है। तो इसमें डिफ्यूज किस्म की इफ्यूजन जो है ना, एडिमा जो है, डिफ्यूज किस्म का एडिमा जो है दैट इज क्लियरली एविडेंट, ठीक है। डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, ये देखें, ये सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट से सारे ही आप लोग फेमिलियर हैं, ठीक है। कम से कम ये तो नहीं भूलनी चाहिए। देन दिस इज नमूनिया, ठीक है। इन्फिल्ट्रेट्स हैं, और ये कौन से लोग का नमूनिया है, द मिडल। नहीं। देखो यही मैंने आज दिन में भी बच्चों को समझाया,
ये आपका हार्ट का बॉर्डर क्लियरली नजर आ रहा है, ये आपके नमूनिया का बॉर्डर है, ये दरमियान में बीच में थोड़ी सी स्पेस है। अगर तो आपका हार्ट का बॉर्डर क्लियरली विजिबल है तो इसका मतलब है दिस इज अपर लोब। ठीक है। ओके। अगर नहीं है तो इसका मतलब है मिडल को इन्वॉल्व किया हुआ है। और अगर ये डायफ्राम में कहीं पे हेजीनेस आ जाएगी, उसका बॉर्डर राइट। ऑब्सक्योर हो जाएगा, तो इसका मतलब लोअर लोब का है। ठीक है। लोअर। राइट। ये राइट। थोड़ा सा इस तरह देखिएगा इसको। तो ये लार्ज राउंडेड कंसोलिडेशन है, ठीक है, इस एक्सरे में। अब नमूनिया के तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना। ठीक है, तो नमूनिया के एक्सरेज भी आपने काफी सारे देखने हैं। ठीक है। दिस इज मिलिट्री टीबी। ठीक है। कौन करेगा इसको डिस्क्राइब? बाइलेटरल इन्फिल्ट्रेशन होल लंग। ठीक है। बाइलेटरल टाइनी इन्फिल्ट्रेट्स रिजेम्बलिंग मिलेट सीड्स। ठीक है। ठीक है। यस। Bilateral tiny infiltrates diffusely distributed throughout the lung fields bilaterally। ठीक है जी। ये एक सिंपल आपने एक्सप्लेनेशन वही रखनी है, बस एक एक अच्छी सी आपने ना अंग्रेजी की स्टेटमेंट बना के उसको दे देनी है। ठीक है। सर बाइलेटरल टाइनी इन्फ्लेट इन बाइलेटरल बोथ। टाइनी इन्फिल्ट्रेट्स। ठीक है। यस। डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लंग फील्ड्स। ठीक है। यस। तो ये मिलिट्री टीबी जो है वो जो होती है इसी किस्म की, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन आती है, नजर आती है, तो ये टीबी में ही होते हैं यूजली। ठीक है। अब ये देखें, तीनों को हमने इकट्ठे रख दिए, जो अगला आ रहा है वो भी और पिछले दो भी। ये है आपका पुल्मोनरी एडिमा। देखें सेंटर से सारी चीजें ओरिजिनेट कर रही हैं। ठीक है। मिटाता भी जा रहा हूँ साथ ताकि आप देखें उस चीज को। ये अब सारी ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है हर जगह, डॉटेड डॉटेड सी। ऐसे लगेगा जैसे रात से कोई ना रख दिए कहीं पे। ठीक है। ग्राइंड किया हुआ कोई मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है। और ये कैनन बॉल अपीयरेंस के मेट्स हैं, ये देखें गोल गोल। ठीक है। ये मल्टीपल मेट्स हैं, मेलिग्नेंसी के कहीं से आए हैं लंग में, तो ये कैनन बॉल अपीयरेंस दे रहे होते हैं, मेटास्टैटिक डिजीज में होते हैं। ठीक है। ये ले। अच्छा, अब एक रह गया पीछे, ये लार्ज बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। लॉट। यस। अच्छा, अब ये इसमें आपको एनाटमी समझ आएगी तो आपको पता लगेगा कि ये क्यों सिग्मोइड के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन के आपको कॉजेज भी पता होने चाहिए। ये लार्ज बावल है, स्मॉल बावल का भी मैं अगली क्लास में इंक्लूड करूंगा एक्सरे। और दूसरा ये है कि अ, एक लार्ज बावल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है? सॉरी, एक लार्ज बावल जो है डायलेटेड, वो कौन से वाली है जो इंपॉर्टेंट है? कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसके साथ वो एसोसिएटेड है? सर सिग्माइड टॉक्सिक मेगा अल्सरेटिव कॉलम। कोलाइटिस। टॉक्सिक मेगा कॉलम, अल्सरेटिव टॉक्स। कोलाइटिस वाली। टॉक्सिक। उसमें भी तो डायलेशन इंपॉर्टेंट है ना, 6 सेंटीमीटर से आगे की हो तो फिर वो खतरनाक होती है और सर्जरी करनी होती है। ठीक है।
अच्छा जी, अब ये इसमें ये जो आ जाता है आपका फिर लार्ज बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन में कॉजेज क्या हैं? कार्सिनोमा, कॉलन कैंसर, Yes. स्ट्रक्चर, इम्पैक्टेड स्टूल, वल्वुलर स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, Mm. Mm. ये इतने सारे वो आपके कॉजेज हैं इसके। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज में हो सकता है। उसके अलावा आपका और कोई कॉज, कोई एडहेजन वगैरह हो सकती हैं, वो भी कॉज बन सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी थे एक्सरेज, इंपॉर्टेंट एक्सरेज थे। यूजली आपका एयर अंडर डायफ्राम आ जाता है या इस किस्म का, या स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का आ जाता है। उसके अलावा आपके थोड़े बहुत ये लंग्स के डिफरेंट किस्म के आ सकते हैं। ठीक है, Yes. तो फिर भी ये है कि आपको इंशाल्लाह ताला अभी कल हमारी जो क्लास है दैट इज अबाउट द सिटी स्कैन Yes. और फ्रैक्चर्स। ठीक है, कुछ फ्रैक्चर Right. के एक्सरेज आपको कराऊंगा प्लस सिटी स्कैन कराऊंगा। ठीक है, Right. 4 तारीख ये को, जो परसों फिर हम पीडियाट्रिक्स के मैंडेटरी स्टेशन को करेंगे। ठीक है, ओ- आज असल में ना जो फिजिकल क्लास है और ऑनलाइन क्लास है ना, उसका एक ही स्केड्यूल लेके चल रहा हूँ ताकि सेम पेज पे हों। और असल में आज फिजिकल क्लास के मेरे कुछ बच्चे और ऐड हुए थे, फिर कल एक एक आध और ने आना है। तो वो जो है वो एक दफ़ा मैं चाह रहा हूँ वो पूरे हो जाए ना, तो फिर मैं मैंडेटरी स्टेशन कराऊँ। ये ना होना कि Yes. फिर मिस, क्योंकि जो वो बेचारे हैं उनका अगर मिस हो गया तो वो फिजिकल में आपने मिस कर लिया तो मिस कर लिया। और मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं इंटरेक्टिव सेशन ज्वाइन करें। ठीक है, तो ऑनलाइन में भी वो इंटरेक्टिव Yes. रहें और दूसरे में भी।